हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चौहान, आपकी हिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, फिर चाहे वो वनडे हो, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। क्या है 1857 का? 1857 का विद्रोह, इसको हम क्या बोलते हैं? द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं, क्या है 1857 के 1757, द बैटल ऑफ प्लासी। 1757 के बाद जो भी अंग्रेजों ने भारत में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस जितनी भी पॉलिसीज बनाई, उनका बाई प्रोडक्ट क्या निकला? उनका प्रोडक्ट आया 100 वर्षों बाद, क्या आया? 1857 में जो विद्रोह के रूप में निकला, क्योंकि उनकी पॉलिसियाँ जो भी उन्होंने बनाई वो भारत के लोगों को पसंद नहीं आई, या उससे उनका भारतीयों का शोषण हुआ। तो इसको समझने से पहले हम एक 3 शब्द होते हैं, उनको हम पहले समझेंगे। एक हमारा होता है मूवमेंट, आंदोलन। एक होता है रेवोल्यूशन, और थर्ड होता है हमारा रिवॉल्ट। ये आंदोलन, आंदोलन, क्रांति एंड विद्रोह। ठीक, ये हमारे 3 शब्द होते हैं। तो इसमें हम पहला देखेंगे आंदोलन। आंदोलन, मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट है टू डिमांड फॉर चेंज। क्या है? डिमांड फॉर चेंज, मतलब कि बदलने का। आप कोई प्रथा चली आ रही है, उसमें आपको बदलाव चाहिए, उस प्रथा को आपको ख़त्म नहीं करना है, बस उस प्रथा में आपको बदलाव चाहिए है। चेंज फॉर मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है? चेंज फॉर मूवमेंट। इसमें होता है डिमांड फॉर चेंज, सॉरी, डिमांड फॉर चेंज, डिमांड फॉर चेंज, डिमांड फॉर चेंज, मतलब बदलाव की मांग होती है, उस प्रथा को ख़त्म नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, 6th सेंचुरी बीसी में, छठवीं शताब्दी में, छठवीं शताब्दी में क्या हुआ? छठवीं शताब्दी में क्या डिमांड की गई कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको उसमें परिवर्तन किया जाए, उसको बंद नहीं किया जाए, बट उसमें परिवर्तन किया जाए। कैसे? वर्ण व्यवस्था जो जन्म के आधार पर थी, बर्थ बाय बर्थ थी, जो जन्म को, उसको कर्म कर्म पर आधारित किया जाए। ये जो जैन और बुद्धों में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने ये जो कहा कि जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसको बाय वर्थ नहीं, उसको बाय कर्म होना चाहिए, उसको कर्म से होना चाहिए। तो ये आंदोलन हुआ, डिमांड फॉर चेंज। नेक्स्ट हमारे क्या था? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, क्रांति। क्रांति क्या होती है? क्रांति होती है एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। क्या होती है? एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर, जो व्यवस्था चली आ रही है उसको परिवर्तित कर देना। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ इन 1789। 1789 में क्या हुआ? जो उनकी मोनार्की जो चली आ रही थी, राजशाही, उसको ख़त्म करके वहाँ पे संसदीय सिस्टम को लाया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाया गया। तो ये क्या होता है? द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर, मतलब जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें उसको परिवर्तित कर देना। क्या होती है? जो व्यवस्था चली आ रही है, व्यवस्था चली आ रही है, उसको परिवर्तित करना।
उसको परिवर्तित करना, क्या था, उसको परिवर्तित करना, उसको चेंज कर देना। उसको परिवर्तित करना। तो जो कि फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, जो उनकी राजशाही थी उसको खत्म करके वहाँ पे संसदीय प्रणाली को लाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, विद्रोह। नेक्स्ट क्या है हमारा, विद्रोह, रिवॉल्ट। विद्रोह किसे कहते हैं, किसी चीज को लेकर आपका डिससेटिस्फैक्शन होना, असंतोष की भावना का आप में उत्पन्न होना, इसको क्या बोला गया है, रिवोल्ट। तो जो हमारा 1857 की जो हम लोग महान विद्रोह या इसको क्रांति बोलते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये एक छोटे रूप में विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन ये समय के साथ साथ इसने व्यापक बड़ा रूप ले लिया और ये एक क्रांति बन गई। ये इसका स्टार्टिंग क्यों हुआ था, कुछ तत्कालिक कारण थे। को इनफील्ड राइफल जो अंग्रेजों ने न्यू लॉन्च की थी, इनफील्ड राइफल, उसमें उसके जो कारतूस थे उसको आपको मुंह से काट के फिर डालना पड़ता था राइफल के अंदर। तो ये अफवाह फैल गई को जो कारतूस है इस पे एक पेपर लगा हुआ है जिससे वो कारतूस के अंदर जो बारूद भरी है वो शीलन से बची रहे। तो उसमें शुअर और गाय के मांस की चर्बी लगी हुई है। तो गाय हिंदुओं में पवित्र थी और शुअर जो है वो इस्लाम में अपवित्र माना गया है। तो इससे क्या हुआ, विद्रोह भड़क, मतलब अपोज किया किसने, सैनिकों ने मना किया राइफल को यूज करने से कि हमारे धर्म को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो एक तत्कालिक कारण था विद्रोह का, लेकिन वो धीरे धीरे जो आगे बढ़ा, फिर जो उसमें पूरा उत्तर भारत के साम्राज्य जो उसमें आ गए, जो जो अंग्रेजों की नीतियों से त्रस्त थे वो सब उसमें आ गए। तो फिर उसने क्या, क्रांति का रूप ले लिया। तो ये हमारे 3 वर्ड थे, ठीक है। जिस समय से ब्रिटिश के ने भारत में शासन करना स्थापित किया, उस समय से ये कंफर्म हो गया था कि आगे चलकर ऐसे विद्रोह, ऐसे मूवमेंट, ऐसी क्रांतियाँ होती रहेंगी। क्यों, क्योंकि उनकी पॉलिसियाँ, उनकी नीतियाँ ऐसी ही रही हैं, उनका कैरेक्टर ही ऐसा रहा है। तो हम समझेंगे इनके कैरेक्टर क्या रहा है। तो इनके 4 पॉइंट में पहला हमारा कैरेक्टर इनका क्या है, इनका चरित्र क्या रहा है, इनका चरित्र रहा है कोलोनियल, मतलब औपनिवेशिक। चरित्र इनका क्या रहा है, कोलोनियल, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक रहा है, मतलब इन्होंने, इनका संबंध क्या है, इनका संबंध ऐसा नहीं है कि ये आप गार्जियन की तरह आपका ध्यान रखें, मतलब आपके फेवर में पॉलिसीज बनाए। इनका रहा है नौकरशाही, मतलब राजा और नौकर का इनका मानना, इनका मानना था कि राजा और नौकर का इनका संबंध रहा है। औपनिवेशिक शासन में क्या रहा है, शोषण का इनका चरित्र है, मालिक और नौकर का शोषण का इनका चरित्र रहा है, मालिक एंड नौकर। मालिक और नौकर का। नेक्स्ट क्या है, ये इनका कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट इनकी क्या है, इनकी पॉलिसीज कैसी रही हैं, इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियां कैसी रही हैं। इनकी नीतियां भी इंपीरियल रही हैं, राजशाही। इनकी नीतियां कैसी रही, राजशाही रही हैं। इनकी नीति राजशाही, ओनली इंटरेस्ट फॉर ब्रिटिश, क्या रहा है, ओनली इंटरेस्ट फॉर ब्रिटिश। कि इन्होंने अपनी ऐसी नीतियां, पॉलिसियां बनाई जिनसे सिर्फ ब्रिटिश से अंग्रेजों का ही लाभ हो, इंडियन से इन्हें कोई मतलब नहीं था। ये इनका दूसरा। तीसरा क्या रहा है, ग्रेवियंसेस।
ग्रेवियंसेस मतलब शिकायत, मतलब हर वर्ग को इनसे शिकायत रही है, फिर वो चाहे किसान हो, कारीगर हो, राजा महाराजा हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, हर वर्ग को इनसे शिकायत रही है। इनके लिए कहावत थी कि इनके लिए कहावत थी कि ऐसा कोई भी नहीं है जिनको इन्होंने लूटा नहीं हो, मतलब हर वर्ग को इनसे शिकायत रही है। ये हर वर्ग को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनका है डिसकंटेनेंट मतलब असंतोष। असंतोष मतलब इंडिया का हर व्यक्ति, पूरी जनसंख्या इनसे असंतोष रही है, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनसे असंतोष रही है। तो ये 4 रीजन रहे हैं। इनका चरित्र कैसा था, शोषण वाला औपनिवेशिक चरित्र था, मालिक और नौकर का। इनकी पॉलिसियाज कैसी रही हैं, जो ओनली इंटरेस्ट फॉर ब्रिटिश, केवल इसमें ब्रिटिश ही के लिए लाभ पहुंचाए इन्होंने। इनकी शिकायत इनको हर वर्ग को इनसे शिकायत रही है इनकी पॉलिसियों की वजह से, और असंतोष पूरा वर्ग इनका असंतोष रहा, पूरी पॉपुलेशन असंतोष थी इनसे। तो ये था 4 रीजन। तो ये क्या था, इंडियंस के लिए क्या था, चौतरफा मार थी, उनको शारीरिक मानसिक उनका शोषण किया जा रहा था। कहीं एक जगह से अगर वो ब्रिटिश सही पॉलिसी सी बनाते, कहीं एक जगह से अगर इंडियंस को राहत देते तो ऐसा विद्रोह नहीं होता। लेकिन जब चौतरफा ही उन पे विद्रोह हो रहा है, चौतरफा ही उन पे अत्याचार हो रहा है, तो फिर एक भावना जागृत होती है, या तो करो या तो इनको मारो या हम मर जाए, मतलब करो या मरो की नीति जो आई थी वो इसीलिए आई थी कि या तो ब्रिटिश भारत से बाहर भाग जाएंगे या हम ही नहीं रहेंगे। तो ये आता है। एक हिटलर रहे हैं, वो काफ़ी महान राजनेता कहेंगे हिटलर। उन्होंने कहा है कि शासक को ऐसा होना चाहिए कि वो जनता को कष्ट दे, लेकिन इतना कष्ट भी ना दे कि वो मरने की सोचने लगे। अगर वो मरने तक की सोचने लगेगा तो वो विद्रोह पर उतर आएगा। तो एक कहावत है कि हिटलर जब अपने दरबार में आता था तो एक मुर्गा को लेके आता था। वो मुर्गे के सारे पंख को नोच देता था, लेकिन मुर्गे के लिए कुछ दाने डाल देता था, जिससे वो उस खाने में मतलब उसको खाने मतलब जीवन जीने के लिए उतनी सफिशिएंट चीज़ें वो दे देता था, जिससे उसका विद्रोह ना कर पाए लोग। तो ये उसने एक शासक की चरित्र के बारे में बताया हमें। ठीक, तो यहाँ क्या रहा, यहाँ पे इनको क्या चौतरफा इनको कष्ट दिए गए, चौतरफा कष्ट रहे। फिर अकाल भुखमरी रही यहाँ पर, इंडिया में भुखमरी, अकाल पड़े और अपेक्षा हुई। क्यों, ब्रिटिश के पास जाते थे तो ये इंडियन का नहीं सुनते थे। ये कब से कब रहा, ये 1757 से लेके 1857 तक यही सिचुएशन चली। इसके बाद फिर विद्रोह हुआ। ये रीजन है विद्रोह होने के कि क्या कारण थे कि विद्रोह हुआ। तो ये सारे रीजन रहे हैं। इसमें से पहला रीजन हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में क्या रहा है, आर्थिक शोषण हर वर्ग का रहा है। पीजेंट किसान हो उनका भी इन्होंने शोषण किया है, फिर चाहे बुनकर हो उनका भी शोषण हुआ है, जमींदारों का भी शोषण हुआ है, मिडिल अपर क्लास जो रूरल रहे उनका भी शोषण हुआ है। कैसे हुआ है, पीजेंट किसान, इनको ये टैक्सेशन, हाई टैक्सेशन कितना रहता था 50%, 50% से भी ज़्यादा हो जाता 60-70, तो चलो 70% है, 30% जो बचा है उसमें हम अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन लेकिन कब तक, लेकिन कैसे कि इनको टैक्स चाहिए होता था इन एनी कंडीशन, 50% से भी ज़्यादा बढ़ जाता था इनका टैक्स, बोलो उन्हें टैक्स चाहिए होता था इन एनी कंडीशन। इन एनी कंडीशन मतलब चाहे अकाल पड़ा हो, चाहे भुखमरी पड़ी हो, कुछ भी रीजन हो, बट इन्हें टैक्स अपना चाहिए है। एक रिपोर्ट है कि अमरोहा के कलेक्टर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को पत्र लिख के बोला कि यहाँ पर अकाल पड़ा है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ घास बची हुई है, सिर्फ घास है खेतों में और कुछ भी नहीं है।
तो वहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का जवाब आता है कि घास को बेच के पैसा लेके आइए फिर टैक्स दीजिए। मतलब इनकी क्रूरता इस हद तक थी, इनकी पॉलिसीज जो भी बनाई इन्होंने इस हद तक इन्होंने बनाई। नेक्स्ट है बुनकर वीवर्स, ये भी त्रस्त थे। ये त्रस्त क्यों थे? कई बुनकरों ने तो अपने हाथ के अंगूठे भी काट लिए थे। क्यों? क्योंकि ये बुनकरों को फोर्स करते थे। क्या? ये कच्चा माल जो है कपास, ये अगर इन्हें 20 रुपए में दे रहे हैं तो बुनकर अगर कुछ चीज़ बुन के इन्हें दे रहे हैं, कोई भी गुड्स, जैसे मान लीजिए शर्ट ही दे रहे हैं, तो ये इससे कितने में खरीदते थे? बुनकरों से 12 रुपए में। 12 रुपए में इनसे वापस लेते थे। कच्चा माल इन्हें 20 रुपए में दे रहे हैं और जो बुनकर इनको तैयार करके दे रहे हैं वो 12 रुपए में ये ले रहे हैं। तो ये बुनकरों की हालत बहुत ख़राब थी। इसलिए बुनकरों ने अपने हाथ के अंगूठे भी काट लिए थे कि हमारा अंगूठा ही नहीं रहेगा तो हम क्या बुनकर इन्हें देंगे, क्योंकि ये फोर्स करते थे कि हमें बुनकर आप दीजिए, किसी और दूसरे ऑक्यूपेशन में, पेशा में ये जाने नहीं देते थे। ये हुआ बुनकरों का। नेक्स्ट है वास्तुकार, आर्किटेक्चर, क्राफ्टमैन। वास्तुकार ने क्या किया? वास्तुकार में इन्होंने मोनोपोली चलाई। क्या चलाई? मोनोपोली। कैसे? कि आप जितना जो भी सामान आप बनाएंगे वो सिर्फ हमें ही बेचेंगे और कहीं नहीं बेच सकते। ये मोनोपोली। तो वास्तुकार त्रस्त है इनसे। जमींदार, जमींदार भी इनसे त्रस्त है। किससे? सनसेट लॉ, सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग। सनसेट लॉ में क्या था कि एक तारीख निश्चित कर दी जाती थी, जैसे कि 16 जनवरी 2025 निश्चित कर दी गई है कि 16 जनवरी 2025 के शाम 5 बजे तक, जब तक सन रहेगा, जब सूरज डूबने से पहले आपको इतना टैक्स लेके आना है। अगर ये टैक्स लेके पहुंच जाते थे तब तो इनकी जमींदारी बची रहती थी। अगर ये टैक्स लेके नहीं जा पाते थे तो जमींदार चेंज कर दिया जाता था। पता चलता है कि आज ये जमींदार हैं, अगर ये टैक्स नहीं दे पाए तो कल दूसरे जमींदार के यहाँ ये खुद अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का काम कर रहे हैं। तो ये जमींदार वर्ग था। दूसरा रूलर, जो भी राजा थे उनसे इनकी जो हड़प नीति की, आगे पढ़ेंगे हड़प नीति, सहायक संधि जो भी ये लाए, उनसे अपना साम्राज्य इन्होंने छीना। अब राजाओं से उनका साम्राज्य छीना, उससे वो भी त्रस्त थे। दूसरा क्या है? ये तो हमारा आर्थिक शोषण हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट था हमारा फॉरेजन, विदेशीपन। विदेशीपन में क्या है कि आए तो सारे ही विदेशी हैं, जैसे कि शक, कुषाण, तुर्क और मुगल। आए तो ये सारे ही विदेशी हैं। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर राज करना शुरू किया। बट ये भारत की भूमि में रंग ढल गए और भारत में ही बस गए। ये भारत में बस गए। लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये भारत में बसी नहीं। इनका मोटिव क्या था? भारत को लूटो, भारत को जितना हो सके उतना लूटो और यहाँ से जाओ। ना ही इन्हें ब्रिटिश को हमारे यहाँ का मौसम पसंद आता था, ना ही यहाँ के लोग पसंद आते थे। तो ये जो खाई रही, रिफ्ट रही, ये बढ़ती ही गई और इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और ये इंडिया को लूटें और यहाँ से जाएं। ये इनका था। नेक्स्ट है ब्रिटिश अपने जहाँ पे रहते थे वहाँ पे अपनी कॉलोनी जो बनाए थे उसके आगे लिखे भी रहते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब ये पसंद ही नहीं करते थे, वहाँ पे इंडियन को जाना ही अलाउ नहीं था। ये हमारा दूसरा कारण था। तीसरा रहा है सेटरिंग ऑफ द नेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश इन्वेंसिसी। मतलब ये भ्रम टूटा कि अंग्रेज अपराजय हैं, मतलब अंग्रेजों को पराज नहीं किया जा सकता, ये भ्रम टूटा। अंग्रेज अपराजय हैं, ये इनका भ्रम टूटा। इनका भ्रम कैसे टूटा? जब अफगान वॉर हुआ और क्रीमिया का वॉर हुआ।
जब अफगान युद्ध हुआ और क्रीमिया का युद्ध हुआ। ठीक है, अफगान का वॉर हुआ, क्रीमिया का, अफगान का कब हुआ? 1838 और क्रीमिया का हुआ 1854। ये वॉर हुआ, तब ये भ्रम टूटा कि अंग्रेज अपराजय है, मतलब अंग्रेजों को भी हम लोग पराज कर सकते हैं। अफगान एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ से ये ब्रिटिश हार गए, तो हम लोगों को आशा हुई कि जब ये हरा सकते हैं छोटी कंट्री, तो हम भी हरा सकते हैं। ठीक है, और अफगानिस्तान, अफगान को क्या बोला जाता था? द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर, मतलब साम्राज्यों का कब्रिस्तान, मतलब ये इतने शक्तिशाली रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रीजन रहा है? नेक्स्ट रहा है हमारा द पॉलिसीज ऑफ डलहौजी। द पॉलिसीज ऑफ डलहौजी, पॉलिसीज ऑफ डलहौजी कैसे? द पॉलिसीज ऑफ डलहौजी में क्या रहा है? एनेक्सेशन ऑफ अवध। क्या रहा है? एनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध। क्या हुआ? अवध का एनेक्सेशन इन्होंने क्या किया? कुशासन के रूप में कर लिया, जो कि गलत था बिल्कुल। तो यहाँ की इनकी क्या है? सिपाही बहुत त्रस्त हुए। क्यों हुए सिपाही त्रस्त? सोल्जर सिपाही त्रस्त क्यों हुए? उन्हें बुरा क्यों लगा इतना? क्योंकि इन्हीं सिपाहियों की मदद से ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने पूरे उत्तर भारत पे कब्जा किया, इन्हीं सिपाहियों की मदद से, क्योंकि अवध ने किसका? ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। तो ये सिपाही हो गए। इन्होंने क्या किया? डलहौजी ने क्या बोला कि बहुत हुई कुशासन की मार, अब हम लाएंगे स्वशासन। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, अगर आप सुशासन ला रहे हैं, ठीक है, आपने कर लिया। सुशासन ये कैसे लाए? इन्होंने क्या किया? इन्होंने टैक्स रेवेन्यू और बढ़ा दिया। पहले जितना था उससे भी ज़्यादा इन्होंने टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो ये किसान भी त्रस्त इनसे हो गए। ठीक है, फिर तालुकदार, जमीन छीन ली गई तालुकदारों से, तो तालुकदार भी इनसे त्रस्त रहे, गुस्सा, मतलब नाराज हुए। तालुकदार भी हो गए, और इन सब चीज़ों से क्या हुई? सिपाहियों ने विद्रोह किया, तो उनकी नौकरी इनसे छीन ली गई। तो क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी। क्या हुआ? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयटेशन बढ़ा। तो ये सारे कारण है, पॉलिसीज ऑफ डलहौजी में रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिलीजियस, धार्मिक कारण रहे हैं। धार्मिक क्या रहे हैं? सती प्रथा। इन्होंने सती प्रथा को बैन किया। ये हमारे लिए तो अच्छा था, बट उस समय अगर धर्म पे उस समय या अभी देखें, अगर धर्म पे भी कोई बात आती है तो लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, सही गलत वो नहीं सोचते हैं। जो प्रथाएं उनकी चली आ रही हैं उसमें अगर हस्तक्षेप आप करेंगे तो ये उसका विरोध करेंगे। तो इन्होंने सती प्रथा को रोका, मना किया। ये हमारे लिए अच्छा था, लेकिन उस समय लोगों ने इसको अपने धर्म पर आक्रमण समझा, और समझा कि ईसाईयत का ही प्रचार करना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपोज किया। तो ये है 1857 का विद्रोह, जिसमें 1857 के बाद से अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति अपनाई, और इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में धीरे धीरे असंतोष बढ़ा। क्या हुआ? धीरे धीरे असंतोष बढ़ा। धीरे धीरे असंतोष पनप रहा था। इसकी परिणति लगभग 100 वर्षों बाद 1857 में दिखाई दी। में इसकी परिणति दिखाई दी। तो ये क्या था? विद्रोह के कारण क्या रहे? आर्थिक कारण, जो कि अभी बताया, अंग्रेजों ने लगान बंदोबस्त में भारतीयों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। पुराने जमींदार, नवाब और राजाओं को बर्बाद कर दिया गया, और बड़ी संख्या में कलाकारों और दस्तकारों को भी नुकसान पहुंचा। ये आर्थिक कारण था, इकोनॉमिक कॉजेज था। राजनीतिक और प्रशासन कारण में क्या रहा? सहायक संधि प्रणाली जो बेलीजुली के द्वारा लाई गई ने भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ाया। व्यापक नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि किसकी? डलहौजी के द्वारा लाई गई। डलहौजी ने क्या
झांसी, तंजौर, सतारा इनका अधिग्रहण कर लिया। क्या बागपत की नीति क्या थी? अगर आपकी संतान नहीं है, जब किसी राजा की कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं होती थी तो बच्चों को अडॉप्ट करके अपना उत्तराधिकार घोषित कर देता था, उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। लेकिन डलहौजी ने ये बंद करा दिया कि अगर आपकी संतान नहीं है कोई तो आप बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये वो उनकी क्या, उनका राज किसके अंतर्गत आ जाएगा? कंपनी के तहत आ जाएगा। बागपत नीति के तहत कई भारतीय राज्यों को हड़प लिया गया। नाना साहब की पेंशन इन्होंने रोक दी। तंजौर के राजा की राजशाही उपाधि इन्होंने उपाधि समाप्त करना भी विद्रोह के कारण थे। ठीक, नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या थे? ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने लगा, तो भारतीयों को लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश से भारतीय संस्कृति और धर्म को चुनौती दी गई। दूसरा क्या था? सती प्रथा का अंत। इन्होंने क्या किया? सती प्रथा का अंत ने भारतीय समाज में असंतोष पैदा कर दिया। नेक्स्ट क्या था? विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दे दी इन्होंने। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता ने भारतीय समाज में पारंपरिक मूल्यों को चुनौती दी। नेक्स्ट हमारा क्या था? भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा के लिए विवश करना। समुद्री यात्रा के लिए विवश करना क्या था? इन 1856 में एक ऐसा कानून इन्होंने पास किया कि अब से जो भी न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू भर्ती हो रही है सैनिकों की, उन्हें मैंडेटरी कर दिया कि वो कुछ समय के लिए विदेश में जाके उन्हें अपनी सेवा देनी होगी। ये कारण भी था। और भारतीयों में पहले ये प्रथा चलती थी कि अगर हम समुद्र पार करके विदेश जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो इनसे इनकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ये भी एक विद्रोह का कारण रहा। तत्कालिक कारण, ये तो सारे कारण रहे। एक तत्काल इमीडिएट कॉजेस रहा। इमीडिएट कॉजेस क्या था? चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। क्या बना? ब्रिटिश सेना में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में अपमानजनक था। मतलब सुअर की, गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, ऐसी अफवाह फैल गई थी। नेक्स्ट क्या है? 1857 के विद्रोह का आरंभ और घटनाक्रम कैसे हुआ? योजना क्या थी इसकी? इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना बिठोर में नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने तैयार की थी। इनका प्रतीक क्या रहा है? इनकी प्रतीक थी कमल और रोटी को 1857 में विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया था। 1800 प्रतीक के रूप में इन्हें चुना गया था। मंगल पांडे, तीसरा क्या है? मंगल पांडे क्या है? बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने मना कर दिया, तो अधिकारियों ने इनका विरोध किया। तो 2 अधिकारी जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट जनरल वॉक की इन्होंने हत्या कर दी। तो इनके ऊपर केस चला और इन्हें अप्रैल में इनको फांसी दे दी गई। तो अगर जब इनको फांसी दे गई तो सैनिकों का विद्रोह और भड़क गया। ठीक, नेक्स्ट है मेरठ छावनी। ये तो मंगल पांडे का। मेरठ छावनी में कब हुआ विद्रोह के लिए? तारीख क्या डिसाइड हुई? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और सशस्त्र विद्रोह किया। इसी के साथ 1857 के विद्रोह का आरंभ हो गया। ये विद्रोह का 1857 के विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? इसके केंद्र कहाँ कहाँ रहे हैं? इसके केंद्र कहाँ कहाँ रहे? इसका केंद्र दिल्ली में रहा है। दिल्ली में कहाँ? विद्रोह दिल्ली तक फैल गया, जहाँ बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली में कौन रहा? बहादुर शाह जफर रहे। लखनऊ में कौन रहा? लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी में कौन था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनके लिए कहावत भी है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हीरोज ने इनके लिए कहा था। और नेक्स्ट कानपुर में किसने किया था? नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या रहे हैं? इसके परिणाम क्या रहे हैं कि ब्रिटिश शासन और मजबूत हो गया, कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई विद्रोह होता है तो हम लोग उसको
सप्रेस, उसको दबा सकें। विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश शासन और मजबूत हो गया। भारतीयों में क्या हुआ, भारतीयों में एकता की भावना का उदय हुआ। भारत विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर दिया कि हम लोग एकजुट होकर इकट्ठा होकर अगर विद्रोह करेंगे तो अंग्रेजों को हम लोग यहाँ इंडिया से भगा पाएंगे। ब्रिटिश नीतियों सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा, ब्रिटिश नीतियों में बदलाव हुआ। कैसे, ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव किए, जैसे कि सैनिकों के लिए नए नियम बनाए गए। इसके बाद क्या था, 1857 के 1858 में शासन किसके पास चला गया था, क्राउन के पास चला गया था। अब जो अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास था भारत के लिए नीतियाँ पॉलिसीज बनाना, अब वो वहाँ की रानी ने क्राउन के पास चला गया था, अब वही नीतियाँ बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। तो भाई धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम आगे के सेशन में देखेंगे।